हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत की इस वीडियो के अंदर हम अपना ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहले ही बता देती हूँ गाइस, ये जो वीडियो है ये आपकी पीजीटी और नेट वाले स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टीजीटी वालों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। टीजीटी अगर हम ज्योग्राफी टीजीटी में बात करें तो यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप नहीं होते। पीजीटी लेवल और नेट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए आज की हमारी ये वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ग्राउंड वाटर जिसे आप कहते हो भौम जल स्तर, भौम जल स्तर या भौम जल भी कह देते हो, खाली भौम जल भी कह देते हो, जल स्तर को मिटाई देती हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे तुम, है ना। तो ग्राउंड वाटर यानी भौम जल, या फिर आप ये कहते हो जो एक वाटर होता है जो आपके सरफेस पे बहता है, जिसे आप सभी देखते भी हो, ठीक है, नदियों के रूप में, झीलों के रूप में, नालों के रूप में, वर्षा के पानी के रूप में जो सरफेस के ऊपर बहता है, जिसे हम धरातलीय जल कहते हैं। और जब आपका ये सरफेस वाटर, ठीक है, जो आपकी धरातल पर बहता है, ये मान लो आपका क्या है, धरातल है, ये क्या है, धरातल है। जब भी आपकी ये सरफेस पे बहने वाला वाटर बारिश के रूप में या किसी भी द्वारा, ठीक है, बह रहा है धरातल के ऊपर, अब इस धरातलीय जल का कुछ पार्ट, ये हमारा जो धरातल है इसमें रिस के थोड़ा थोड़ा रिस के नीचे, धरातल के नीचे भी बहता है, ठीक है। और जिसका आप यूज भी करते हो खेतों में, ट्यूब जो नलकूप वगैरह लगाए जाते हैं, समरसीबल वगैरह लगाए जाते हैं, धरती का पानी, धरती के अंदर का ग्राउंड वाटर आप जो यूज कर रहे हैं वो यही है ना। तो धरातल से रिस कर थोड़ी थोड़ी मात्रा में नदियों का, नालों का, वर्षा का कुछ पानी धरातल के नीचे पहुंच जाता है, जिसे हम कहते हैं भौम जल, यानी भूमि के अंदर का जल, ठीक है। भौम जल भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे ग्राउंड वाटर भी कहते हैं, ठीक है। अब ज्योग्राफी में क्या होता है ना, ज्योग्राफी में ये जो भौम जल है जो रिस कर या सिंक होकर नीचे जा रहा है धरातल के अंदर, ये वाटर गाइस जब अंदर जाता है ना, तो उस प्रोसेस में, क्योंकि धरातल से नीचे आपकी क्या है, चट्टाने, धरातल से नीचे क्या है, चट्टाने हैं भाई, रॉक है, ठीक है, रॉक्स है, चट्टाने हैं। तो इन चट्टानों को भी काटता फीटता, देखो अब इतना तेजी से तो ये बहता नहीं है जैसे हमारी नदी बहती है कि फुल स्पीड में बह रही है तो इसलिए किनारों को काट रही है, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। ये जो भौम जल है, जो ग्राउंड वाटर है, ये अपने अंदर चट्टानों को क्या करता है, घोल लेता है। यानी अगर हम इसको बात करें, विलयन कर लेता है, विलयन वर्ड यूज होता है, विलयन यानी सॉल्यूशन भी कह देते हैं इसको, ठीक है। यानी अपने अंदर, जैसे आप पानी में नमक घोलते हो ना, घुल जाता है, ऐसे ही एक होती है भाई आपकी चूने के पत्थर की चट्टान, ये चूने का पत्थर, ये जो चूने के पत्थर की रॉक होती है ना, चूने की चट्टान जिसे हम कहते हैं। चूना, आप पहले जो घर होते थे ना जिन पे सफ़ेदी की जाती थी, तो तब इस चूने को भी यूज़ होता था, सफ़ेदी में के पानी में इसको भी घोलकर दीवारों पर लिपाई का काम किया जाता था। तो आप देख लो, चूने का जो चट्टान होती है वो ईजिली पानी में घुल जाती है। उसके अलावा आपकी जो जिप्सम होती है, जिप्सम मिट्टी वगैरह, ये भी जिप्सम की जो रॉक होती है ये भी पानी में ईजिली घुल जाती है। उसके अलावा गाइस आपकी डोलेमाइट की जो चट्टान होती है ये भी आसानी से पानी में घुल जाती है। मैं ये चीज़ें क्यों समझा रही हूँ, क्यों आगे हम जो लैंड फॉर्म पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, लैंड फॉर्म, ठीक है। ग्राउंड वाटर कौन कौन से लैंड फॉर्म बनाता है जो एग्जाम में भी आते हैं, उन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो चूने का पत्थर है, जिप्सम है, डोलोमाइट है, क्योंकि सभी प्रकार की चट्टानों को तो ये पानी काट नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, अपर्दन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें इसका इतना तेज बहाव नहीं है, वेग नहीं है, ठीक है, इसमें इतनी वेलोसिटी नहीं है जितनी स्पीड से, इतनी इसकी स्पीड नहीं है, और पानी की मात्रा भी कम है ना। तो इस वजह से क्या करता है ये, अगर चूने का पत्थर की चट्टान बीच में आ गई इसके रास्ते में, जिप्सम वाली आ गई या डोलोमाइट आ गई, तो उनको अपने अंदर घोल लेता है। और जब उनको अपने अंदर घोल लेगा तो अलग अलग प्रकार की क्या होती है भाई, आपके लैंड फॉर्म बनते हैं, सतलाकृति बनती है, जिन्हें हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से जो ग्राउंड वाटर है वो अपर्दन करता है। इस प्रकार से चट्टानों को अपने अंदर घोल लेना, उन्हें तोड़ देना, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, ग्राउंड वाटर द्वारा किया गया अपर्दन। क्या कहेंगे, ग्राउंड वाटर द्वारा किया गया अपर्दन। गॉट इट, क्लियर है कि जो ग्राउंड वाटर है वो किस प्रकार से अपर्दन करता है। अब
अपरदन करता है और इसके साथ दूसरा काम क्या होता है ग्राउंड वाटर का, निक्षेपण। यानी जो आपने नदी वाले में पढ़ा था ना कि भाई नदी किस प्रकार से अपरदन करती है, निक्षेपण करती है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्योग्राफी प्लेलिस्ट का जो लिंक है आप उस पर जाइए, वहां पर आपको वो दोनों वीडियो मिल जाएंगी कि 2 पार्ट है भाई, नदी द्वारा निर्मित सतला करती है। ठीक है, तो अपरदन और निक्षेपण। निक्षेपण यानी जो ये ग्राउंड वाटर है इसमें भी आप पढ़ोगे किस तरीके से बूंद बूंद की तरह खनिजों को जमा कर देता है ये ग्राउंड वाटर, और जिसे कहते हैं ग्राउंड वाटर द्वारा किया गया डिपोजिशन या निक्षेपण। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ग्राउंड वाटर किस प्रकार से अपरदन करता है और किस प्रकार से निक्षेपण क्रिया करता है। परिवहन का इसमें कोई रोल नहीं होता ग्राउंड वाटर में, क्योंकि इसमें ना तो इतनी वेलोसिटी है ना इतनी स्पीड है जो पानी अपने साथ चट्टानों के टुकड़ों को बहा ले जाए, तो परिवहन का कोई रोल नहीं होता। बाकी अपरदन निक्षेपण ये किया जाता है। अब दूसरी चीज ये आती है, जो ग्राउंड वाटर है, आपने ये चीजें तो समझ ले कि किस तरीके से अपरदन कर दिया, निक्षेपण कर दिया। अब जो ये ग्राउंड वाटर है ना गाइस, इन्हें चूने का पत्थर, देखो चूने में आप सभी जानते हो कैल्शियम होता है और कैल्शियम कार्बोनेटीकरण की क्रिया होती है जिसके द्वारा चट्टानें पानी में घुल जाती है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की जो प्रोसेस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का जो प्रोसेस होता है ना, और इस प्रोसेस में चट्टानों का पानी में घुल जाना और उनके घुलने के बाद जो वहां पर बचा कुचा जो भी स्ट्रक्चर बनता है, जो भी लैंडफॉर्म बनता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कास्ट टोपोग्राफी। क्या कहते हैं, कास्ट टोपोग्राफी, यानी कास्ट सतलाकृति। तो अगर एग्जामिनर पूछे कि निम्न में से किसके द्वारा निर्मित सतलाकृतियों को कास्ट सतलाकृति के नाम से भी जाना जाता है, तब आपका आंसर रहेगा भौमजल या ग्राउंड वाटर। ठीक है, या तो भूमिगत जल, देखो कई नाम है इसके, ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल, भौमजल, धरातल के नीचे वाला जल। ठीक है, या फिर कास्ट सतलाकृति। ठीक है, तो अब हम जब पढ़ेंगे ना ये चीजें आगे जो पढ़ेंगे उन सबको क्या कहते हैं, कास्ट सतलाकृति या फिर आपके कास्ट टोपोग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो ग्राउंड वाटर है उनके अपरदन से निर्मित चट्टानें, कि ग्राउंड वाटर जब बहता है तो अपरदन करता है, चट्टानों को तोड़ता फोड़ता है धरातल के अंदर, तो उससे आपकी कौन कौन सी लैंडफॉर्म या सतलाकृतियां बनती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें भूमिगत जल के अपरदन से निर्मित सतला आकृति, निर्मित सतला आकृति। ठीक है, सबसे पहले हम इनको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आती है भाई हमारी घोल रंध्र। गाइस आपको ये सारे के सारे नाम याद रखने होंगे क्योंकि एग्जाम में इन सबके नाम दे दिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, निम्न में से कौन सी भूमिगत जल द्वारा निर्मित सतला करती है, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आपको ये याद रखने होंगे सबके नाम डिट्टो। आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए, नदी के द्वारा निर्मित सतलाकृतियां कौन सी है, भूमिगत जल द्वारा निर्मित सतलाकृतियां कौन सी है, और ये सारी सतला लैंडफॉर्म में आपको कराऊंगी। उसके अलावा ग्लेशियर के द्वारा निर्मित सतलाकृतियां कौन सी है, ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर यानी हिम नदी। और समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित सतलाकृतियां कौन सी है, पवनों के द्वारा निर्मित सतलाकृतियां कौन सी है। तो पीजीटी और नेट ये 5 टॉपिक है, और यहां से पीजीटी में भी और नेट में भी आज तक ऐसा एग्जाम नहीं हुआ किसी भी लेवल का कि यहां से क्वेश्चन ना आया हो। DSSB, KVS, NVS, HTET कोई भी एग्जाम उठा लो, इन 5 टॉपिक से हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये 5 टॉपिक मैं यहाँ पर करवाऊंगी आप सभी को डिटेल से। ठीक है, और भाई इसके साथ साथ ये मेरा चैनल है स्टडी विद दीपा सैनी। ठीक है, इस चैनल के साथ भी जुड़िए क्योंकि इस चैनल पर भी आपको बहुत सारी, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड ही चैनल है मेरा। ठीक है, ये 5 टॉपिक आपको इस चैनल पर भी करवाए जाएंगे फुल डिटेल से। तो स्टडी विद दीपा सैनी, जो स्टूडेंट न्यू है तो वो सब्सक्राइब कर लो, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना ताकि थोड़ा फ़ायदा हमारा भी हो जाए, है ना। ठीक है, तो जुड़ना चाहते हैं जो, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो भौमजल ग्राउंड वाटर, सबसे पहले मैंने नाम लिया घोल रंध्र, इसे इंग्लिश में कहते हैं सैलो। घोल यानी शैलो, रंध्र यानी होल। ठीक है, होल्स यानी छेद जिसे आप कहते हो। तो सिंपल भाषा में जब भी धरातल के अंदर आपका जो पानी है, धरातल के अंदर, ये आपका धरातल है, अब ऊपर से पानी आ रहा है। ठीक है, ये रिस के नीचे जा रहा है,
ये पानी रिस रिस के नीचे जा रहा है। तो क्या होता है ना, कई बार यहाँ पर अंदर जो चट्टाने हैं, मान लो यहाँ पर एक चट्टान थी, चूने के पत्थर की चट्टान, ये पानी आया, ये अपने साथ क्या लाता है, ये पानी अपने साथ थोड़ी बहुत मात्रा में CO2 लाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाता है। गैस नहीं, पानी में ही घुली रहती है CO2, और इस वजह से क्या होता है, चूने की जो पत्थर की चट्टान है ना, उसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया होती है, और जिस वजह से सारी चट्टानें टूटती है। ठीक है, तो जैसे ये पानी नीचे आता है तो चट्टानों को तोड़कर छोटा सा गड्ढा बना देता है। चट्टानों को तोड़कर एक छोटा सा गड्ढा बना देता है, यानी चट्टानों को अपने अंदर घोल लेता है। ठीक है, चट्टानों को कुछ पार्ट को अपने अंदर घोल लेता है ये धरातलीय वाटर, और इस प्रकार से एक धरातल पर, ठीक है, इस प्रकार से एक क्या बन जाता है, एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है, जिसे कहते हैं घोल रंध्र। ठीक है, इसे ही कहेंगे घोल रंध्र। ये है आपका घोल रंध्र। ठीक है, ये वाली जो शेप है इसे ही बोलते हैं घोल रंध्र। ये ज़्यादा डेप्थ नहीं होते, ना तो ज़्यादा गहरे होते हैं, ये आप ये कह सकते हो पहली ही प्रोसेस होती है। इससे ज़्यादा अब ये आगे आगे बढ़ता जाएगा और बहुत गहरा गड्ढा भी बन जाएगा, आप पढ़ोगे। ठीक है, तो घोल रंध्र आप एक सिंपल सी सतला करती है, एक सिंपल सी टोपोग्राफी है, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता, तो इसको आप याद रखना। इसमें जो आपका गड्ढा होगा वो एक गोल गड्ढा होता है, और ज़्यादा गहरा नहीं होता, उथला होता है। ठीक है, तो कैसा गड्ढा रहेगा, गोल और उथला, गोल और उथला गड्ढा होता है भाई, इस चीज को याद रखना। ठीक है, प्रोसेस सेम रहेगा। नेक्स्ट आता है नंबर 2 पर। ठीक है, घोल रंध्र। आप देखो चीजें इससे आगे आगे जो भी आप पढ़ोगे ना, तो यही गड्ढा आपका गहरा होता चला जाएगा। नेक्स्ट आता है डोलाइन। डोलाइन इंग्लिश में भी डोलाइन ही कहते हैं। डोलाइन की बात करें ना गाइस, जो ये डोलाइन है, घोल रंध्र डोलाइन, तो जो घोल रंध्र होते हैं जब इनका साइज और भी बड़ा हो जाए, घोल रंध्र होते हैं जब जो वाटर है, धरातलीय जल है, उन चट्टानों को और भी अधिक गहराई तक काट दे। ठीक है, और जो गड्ढा है वो और भी गहरा हो जाए, तो इस प्रकार के जो ये गड्ढा बना है इसे ही कहते हैं डोलाइन। क्या कहेंगे इसे, डोलाइन। ठीक है, इसे ही डोलाइन के नाम से जाना जाता है। तो मैं पहले ही बता रही थी कि चीजें और गहरी होती जाएंगी और नाम बदलते जाएंगे। तो डोलाइन अगर एग्जामिनर पूछे, देखो एग्जामिनर इस तरीके से भी पूछता है, घोल रंध्र डोलाइन। इससे पहले एक और आता है भाई, विल्य रंध्र, ये और भी छोटा होता है, बस इससे इतना याद रखना, ये और भी छोटा होता है। विल्य रंध्र, घोल रंध्र, डोलाइन। ठीक है, विल्य रंध्र सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा और डेप्थ आपका घोल रंध्र हो जाएगा, फिर उससे और डेप्थ डोलाइन हो जाएगा। ठीक है, डोलाइन आपको समझ में आ गई है। उसके बाद जो डोलाइन होती है, डोलाइन की बात करें तो जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट के पिरेनीज वाले एरिया में, यूरोप के पिरेनीज वाले एरिया में, जो पिरेनीज पर्वतमाला भी है ना वहाँ पे यूरोप कॉन्टिनेंट में, आप मैप में देख लेना, मैंने वैसे चैनल पर करवा रखे हैं सारे माउंटेन। तो यूरोप की पिरेनीज की बात करें तो पिरेनीज वाले एरिया में काफ़ी डोलाइन देखे गए हैं। ठीक है, काफ़ी डोलाइन वहाँ पर देखे गए हैं, तो इसको आप ध्यान रखना। डोलाइन से बाद या डोलाइन के बाद नेक्स्ट आती है आपकी युवाला। 1, 2, 3 एंड 4 युवाला। देखो सबसे पहले विलय रंध्र, कम गड्ढा। सेकंड घोल रंध्र, थोड़ा सा और ज्यादा घोल लिया चट्टान को अपने अंदर। थर्ड आपका आ जाता है डोलाइन, ये और भी ज्यादा गहरा गड्ढा हो जाता है। नेक्स्ट आता है भाई आपका युवाला। अब युवाला में क्या होता है, जब आपके ये जो डोलाइंस थे, ये जो गड्ढा था, ठीक है, ये बन गया था। अब इसके बाद जो धरातलीय वाटर है वो तो रिस कर अंदर आ रहा है, और कई बार क्या होता है ना, किसी चट्टान में, मान लो ये चट्टान है, अब इस चट्टान में कई बार वो होते हैं, दरारें होती हैं। ठीक है, दरारें होती हैं, और जो ये दरारें होती हैं ना वो बिल्कुल वर्टिकल होती है, यानी लंबी लंबी दरारें होती हैं। और इन लंबी दरारों में क्या होता है, इन लंबी दरारों में जो आपका ग्राउंड वाटर है वो घुस जाता है। और जब इन लंबी लंबी दरारों में ग्राउंड वाटर घुस जाता है तो क्या करता है भाई, वो इनको, जैसे यहाँ से पानी घुस गया, यहाँ से इसके अंदर पानी घुस गया, तो इसको घुस के और भी तोड़ता, इन दरारों को और चौड़ा करता चला जाता है। और एक टाइम पर ये आता है कि जो डोलाइंस होते हैं, 2 डोलाइंस के बीच का, मान लो एक डोलाइंस आपका यहाँ पर बना हुआ है, ये आपका एक डोलाइन है, और भाई आपका दूसरा डोलाइन यहाँ पर है। अब यहाँ पर कोई दरार थी,
इस दरार में घुस गया पानी। अब एक आपका डोलाइन यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, यहाँ पर दरार थी, इस दरार में घुस गया भैया आपका पानी। जैसे इस दरार में पानी घुसा तो इसने इस दरार को और चौड़ा करना शुरू कर दिया, और चौड़ा करते करते वो क्या कर देता है, इस एरिया की चट्टान को बिल्कुल ही अपने पानी में घोल लेता है, यानी बिल्कुल खत्म कर देता है। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको क्या समझ में आया? इससे हमें यह समझ में आया कि भाई एक इस तरीके से घोलते घोलते बिल्कुल एक विशाल गड्ढे का निर्माण कर देता है। ठीक है, भूमि ग्राउंड वाटर एक बड़े गड्ढे का निर्माण कर देता है, क्योंकि बीच वाला पार्ट तो दरारों में से पानी घुसकर सारी चट्टानों को तोड़कर अपने साथ अपने अंदर अपने पानी में उसे घोल लेता है, और इस प्रकार एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण होता है, और इस बड़े गड्ढे को ही क्या नाम दिया गया? युवाला। यानी एग्जामिनर देखो आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, अगर ज्यादा डेप्थ में पूछ रहा है तो पूछेगा कि भूमिगत जल द्वारा निर्मित सतलाकृतियों को आप या तो अवरोही क्रम में लिखिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस तरीके से भी पूछ सकता है, यानी आपसे छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में। तो देखो फिर आपको पता होना चाहिए कि विल्ले रंध्र नंबर 1 पर आएगा, घोल रंध्र नंबर 2 पर आएगा, थर्ड पर डोलाइन और फोर्थ पर युवाला, यानी सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा। तो इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पीजीटी लेवल पर। तो युवाला आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि युवाला आपके किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, युवाला ये जो युवाला है इसको एक नाम और दिया गया है घाटी रंध्र। घाटी रंध्र, घाटी रंध्र क्यों कहते हैं, वैली क्यों कहते हैं? तो आप खुद देख सकते हो, एक प्रकार की घाटी बन गई है यहाँ पर। ठीक है, एक प्रकार की आपकी वैली का निर्माण होता है, इसलिए इसे वैली आपके होल के नाम से भी ये जानी जाती है, युवाला। गॉट इट। नेक्स्ट आता है गाइस, नेक्स्ट सतलाकृति आती है पोनोर। पोनार भी कह देते हैं और पोनोर भी कह देते हैं, दोनों नाम है, बोथ आर राइट। ठीक है, आपकी मर्जी है, दोनों याद कर लेना। वैसे पोनोर या पोनार, तो पोनोर जो होती है ये क्या होती है? आपने देखा युवाला बन गई, वही डोलाइन बन गई। कई बार क्या होता है ना, कोई रॉक है, जैसे मान लो ये कोई चट्टान है, ये चट्टान है धरातल के नीचे, ऊपर से पानी आ रहा है, रिस कर पानी आ रहा है सिंक होकर। तो यहाँ पर आपकी मान लो यहाँ पर आपकी कोई चूने पत्थर की चट्टान थी, यहाँ पर पूरी स्ट्रॉन्ग चट्टान थी, यानी यहाँ पर पूरी कठोर चट्टान है जिसके ऊपर से ये पानी बह के चला जाता है, उनको अपने अंदर नहीं घोल पाता। और भाई यहाँ से आपकी कोई चूने की पत्थर की चट्टान थी, बिल्कुल आपकी सॉफ्ट थी, ठीक है, सॉफ्ट रॉक थी, तो ये पानी इसके अंदर ऐसे घुसता चला जाएगा और इस चट्टान को अपने अंदर धीरे 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 तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो इस तरीके से पानी को ऐसे तोड़ता हुआ और चट्टान को अपने अंदर घोलता हुआ और अंदर के अंदर अंदर ही अंदर घुसता हुआ चला जाता है। तो आपको क्या लगी है, क्या बन गई? एक सुरंग बन जाती है। ठीक है, क्या बन गई है? एक सुरंग। तो इस प्रकार की जो सुरंग नुमा आकृति होती है ना, उसे ही कहते हैं पोनार या पोनोर। ठीक है, भूमिगत जल के द्वारा निर्मित इस प्रकार की सुरंग नुमा आकृति को ही किस नाम से जाना जाता है? पोनार या पोनोर। गॉट इट? क्लियर है ना, किस प्रकार से आपका युवाला बना, किस प्रकार से आपका पोनोर बना। आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें ना जो अपर्दन होता है वो एक सुरंग नुमा आकृति बनाता है। तो एग्जामिनर पूछेगा कि भूमिगत जल के द्वारा जब सुरंग नुमा आकृति बनाई जाती है, एक सुरंग बनाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए भाई, उसे पोनोर कहते हैं। इसके बाद नंबर 6 पर आती है, इसे इन इंग्लिश में सेम नाम है, डोलाइन का भी, युवाला का भी, पोनार का या पोनोर का भी। इसका मैंने बता दिया था, सैलो। ठीक है, नंबर 6 पर आता है कंदरा। कंदरा, कंदरा यानी केव यानी गुफा। ठीक है, कंदरा यानी केव यानी गुफा। ठीक है, तो कंदरा की बात करें, अब ये कंदरा कैसे बनती है? तो ये पानी अंदर घुसता चला गया। अब जैसे जैसे ये पानी अंदर घुस रहा था ना, इसने देखा आगे एक बहुत बड़ी चूने की पत्थर की या डोलोमाइट की रॉक आ गई, चट्टान आ गई, और उसने इस सारी को तोड़ दिया। ठीक है, उसने इस सारी को धरातलीय वाटर ने क्या किया, इस सारे इतने बड़े एरिया का अपर्दन कर दिया। जब धरातलीय वाटर के द्वारा इस तरीके से देखो, अभी यहाँ पर क्या बन गई, ये एक पूरी गुफा बन जाती है। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं? गुफा। समझ में आया कि आपका पोनोर सुरंग नुमा द्वारा आगे वाटर बढ़ता जा रहा था, और उसके सामने जब एक बहुत बड़ी चूने की पत्थर की या जिप्सम या डोलोमाइट की रॉक आ जाती है, तो वो इसे इजीली अपर्दन कर देता है, और अपर्दन करने के बाद ये जो आकृति बनती है उसे ही कहते हैं गुफा। गुफा का ही पर्यायवाची है गाइस कंदरा या केव या गुफा, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, अब बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, देखो यहाँ पर आपकी सुरंग थी, यहाँ पर आपकी गुफा थी, इसको मिटा दो, और ये थी भैया आपकी क्या? सॉलिड रॉक। ये थी
चट्टान। तो एक तरफ से गुफा के ऊपर वाली चट्टान टिकी हुई है, ठीक है, गुफा के ऊपर वाली चट्टान बिल्कुल यूं की यूं टिकी हुई है, यहां से आपकी ये गुफा बन गई। तो ये वाला जो हिस्सा है रॉक का बिल्कुल सेम टू सेम है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है, क्योंकि अगली जो आकृति बनेगी ना वो इससे रिलेटेड बनेगी। नेक्स्ट आता है नंबर 7, प्राकृतिक पुल, नेचुरल ब्रिज। प्राकृतिक पुल यानी नेचुरल ब्रिज। अब इसमें क्या होता है, देखो कुछ नहीं करना, इसमें वो अपने आप बन जाती है ये प्राकृतिक पुल। यहाँ पर गुफा बन गई, यहाँ पर सुरंग बन गई। अब जो ये ऊपर वाला पार्ट है जो कि गुफा के ऊपर वाले भाग पर टिका हुआ रहता है, और इसे क्या कहते हैं, ये आप ध्यान से देखोगे ना तो ये एक पुल का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है, एक पुल। एक सुरंग के ऊपर से अगर एक गुफा के ऊपर से आपको जाना तो उसके लिए ये एक पुल का काम करता है। तो इस वाले एरिया को ही, ठीक है, ये क्या बन जाएगा फिर इसके ऊपर, ये पूरा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा प्राकृतिक पुल। प्राकृतिक पुल या नेचुरल ब्रिज। समझ में आया? एक स्ट्रक्चर से ही पोनौर बनी, पोनार बनी, कंदरा बनी और फिर आपकी प्राकृतिक पुल बनी। तो प्राकृतिक पुल में ज्यादा कुछ नहीं होता, आने जाने का मार्ग ये प्रदान कर देता है, स्ट्रॉन्ग पार्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए इसे प्राकृतिक पुल कहते हैं। नेक्स्ट आती है गाइस, हाँ जो नेक्स्ट वाली है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, नंबर 8, पोलिए। पोलिए और इसका दूसरा नाम भी है राजकुंड के नाम से भी ये जानी जाती है। दोनों नाम आपको याद करने पड़ेंगे, पोलिए और राजकुंड, ठीक है, और इंग्लिश में भी पोलिए ही इसे कहते हैं। इसके बाद जो पोलिए थी आपकी, राजकुंड थी, इसे पोलजे के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पोलजे के नाम से भी ये जानी जाती है। अब ये क्या थी, पोलिए राजकुंड, ये कुछ भी नहीं है, एग्जाम में भी क्वेश्चन इससे आ चुका है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको युवाला याद है? युवाला मैंने अभी आपको पढ़ाई कि भाई जब आपके जो दो डोलाइन आपस में मिल जाते हैं तो युवाला बनता है, यानी एक बहुत बड़ा गड्ढा। और जब आपके युवाला है जो, या दो या दो से अधिक युवाला आपस में मिल जाए, या फिर एक बहुत ही विशाल गड्ढे का निर्माण होता है, तो इस गड्ढे को कहते हैं पोलिए, ठीक है, इस गड्ढे को कहते हैं पोलिए। तो एग्जामिनर पूछेगा युवाला से बड़े गर्त को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो युवाला से बड़ा जो गड्ढा होगा उसे क्या कहेंगे हम? पोलिए, राजकुंड या पोलजे। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें ना तो इस पोलिए का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यूरोप कॉन्टिनेंट में ही है। यूरोप में एक पोलिए है भाई, जो कि आपका 65 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, 65 किलोमीटर लंबा, और 11 से 15 किलोमीटर की बात करें तो आपका चौड़ा है, और गहराई में भी ये बहुत अधिक है, ठीक है। तो 11 से 15 या 11 किलोमीटर, लगभग 11 किलोमीटर के लगभग चौड़ा है, 65 किलोमीटर लंबा है। तो इतना विशाल होता है, आप लगा सकते हो किलोमीटर कितने ज़्यादा होते हैं। तो ये है पोलिए। तो पोलिए से आपको इतना याद रखना है कि ये युवाला का भी बड़ा होता है, ठीक है। तो युवाला से बड़ा कौन सा गड्ढा होगा, तो आपको आंसर देना पोलिए, ठीक है। देखो विल्य रंध्र से बड़ा घोल रंध्र, घोल रंध्र से बड़ा डोलाइन, डोलाइन से बड़ा युवाला, युवाला से बड़ा पोनार, पोनार तो अलग है, युवाला से बड़ा आपका पोलिए, ठीक है, पोलिए, राजकुंड या पोलजे। गॉट इट? क्लियर है? नेक्स्ट आती है गाइस सतलाकृति। 8 हो गई हैं, अपर्दन के द्वारा ज्यादा निर्मित होती हैं। नंबर 8, नंबर 9 इज चूरणकूट। देखो चूरणकूट अगर हम बात करें हम्स के नाम से, इंग्लिश में चूरणकूट को हम्स कहते हैं, हम्स, HUMS, हम्स, चूरणकूट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो आपने पढ़ा कि भाई जब भी सॉफ्ट आपकी रॉक आती है, कोमल चट्टान आती है, तो जो सरफेस जो आपका ग्राउंड वाटर है उसको ईजिली से काट देता है, ठीक है, तो वो तो उसका तो अपर्दन हो जाता है। बट आपकी जो सॉलिड रॉक है, कई बार वो जो सॉलिड रॉक होती है ना आपकी, वो आपकी छोटे छोटे नुकीले कणों के रूप में बची रह जाती है। ये आपकी, ये कह सकते हो आप, सॉलिड रॉक है, यानी कठोर चट्टान है जिसका अपर्दन भौम जल नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से जो आपकी सॉलिड रॉक होती है उसके चूर्ण को या उसके बचे हुए पार्ट्स को चूरणकूट कहा जाता है, इंग्लिश में हम्स कहते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया था पीजीटी में, एग्जामिनर ने पूछा कि युगोस्लाविया में युगोस्लाविया
युगोस्लाविया में चूरनकूट को किस नाम से जाना जाता है? या फिर युगोस्लाविया में जो ग्राउंड वाटर है जब अपर्दन करता है तो उसके जो आपकी सॉलिड रॉक है या कठोर चट्टानों के बचे हुए भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो हम्स। तो हम्स ऑप्शन में था भाई, हम्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और ये भी आ चुका है कि फ्रांस में इसे किस नाम से जानते हैं? तो फ्रांस में इसे ब्यूट के नाम से जानते हैं, ब्यूट। ठीक है, मैसा और ब्यूट आपको याद भी होगा, अगन्य चट्टाने मैंने पढ़ाया हुआ है चैनल पर भी। मैसा और ब्यूट, जब आपकी थोड़ी चौड़ी होती है तो उसे मैसा कहते हैं, और जब बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसे ब्यूट कहते हैं फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो इनको आप याद रखना, ये दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। युगोस्लाविया में हम्स के नाम से जाने जाते हैं चूरनकूट, और फ्रांस में इसे ब्यूट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसे लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। नेक्स्ट, अपर्दन के द्वारा, आगे इसमें 9 पढ़ लिए हमने। अब कुछ घाटियां आती हैं। नंबर 10 इज कास्ट घाटियां। कास्ट घाटियां या कास्ट वैली इसे इंग्लिश में कहेंगे, कास्ट वैली। ठीक है, कास्ट को कास्ट भी कहते हैं। अब देखो, इसमें इन कास्ट घाटियों में सबसे पहले आती है आपकी धस्ती निवेशिका। धस्ती निवेशिका, धस्ती निवेशिका, इसे सरिता भी कहते हैं। सरिता यानी आपकी नदी। तो धस्ती निवेशिका की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे आपकी सरफेस पे कोई भी रिवर बहती है ना, और वो जब रिवर बहती बहती अचानक से या तो बड़े बड़े पत्थरों के नीचे या कुछ टाइम के लिए वो गुम हो जाती है, तो उसे हम कह देते हैं धस्ती निवेशिका। उसी तरीके से आपकी जो ग्राउंड वाटर है उसके नीचे भी ये सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, कोई भी जब पानी बह रहा होता है, ग्राउंड वाटर नीचे कठोर चट्टानों के ऊपर से बह रहा होता है एक सरिता के रूप में, तो और वो छुपा हुआ रहता है, तो इस प्रकार से जब पानी बहता है एक सरिता के रूप में ग्राउंड वाटर भूमि के नीचे, तो उसे कहते हैं धस्ती निवेशिका या सरिता। तो एग्जामिनर पूछेगा, जब आपका भौम जल एक सरिता के रूप में धरातल के नीचे बह रहा है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में आपको धस्ती निवेशिका मिलेगा। तो उसे क्या कहते हैं? धस्ती निवेशिका। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आता है नंबर 2, शुष्क घाटी या अंधी घाटी। शुष्क घाटी या अंधी घाटी भी इसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं गाइस ब्लाइंड वैली। ब्लाइंड वैली, शुष्क घाटी या अंधी घाटी या ब्लाइंड वैली। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, यानी ऐसी घाटी या जिसका कोई भविष्य ना हो, फ्यूचर ना हो, या फिर वो जो आधे मैक्सिमम टाइम तक सूखी रहती हो, है ना। आपका वाटर है लैंड से धरातल के अंदर जा रहा है, और कई बार ऐसे पार्ट्स में आपकी वर्षा ज़्यादा हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल रेगिस्तान वाले पार्ट में, वहाँ पर वर्षा ज़्यादा हो गई, वाटर श्रिंक होकर आसानी से नीचे ग्राउंड वाटर में जा रहा है। अब इस तरीके से एक सूक्ष्म पार्ट में जब एक घाटी बन जाती है, धरातल के नीचे सारा सूखा पड़ा था वहाँ, और वहाँ अचानक से ज़्यादा बारिश होने से अचानक से नीचे एक घाटी बन जाती है पानी की, तो उसे कहते हैं शुष्क घाटी। अंधे घाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई मिनिमम यानी कुछ ही टाइम के लिए होती है ये, और ज़्यादातर टाइम पर शुष्क ही रहती है। अंधी घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये फिर से लुप्त हो जाती है या खो जाती है। तो याद रखना, शुष्क और अंधी घाटी भी किसके द्वारा निर्मित सतला करती है? ग्राउंड वाटर के द्वारा। नेक्स्ट आती है, और नंबर 3 कास्ट घाटी। कास्ट घाटी, कास्ट घाटी सिंपल वे में अगर हम बात करें, हमने अभी ऊपर भी लिखा था कास्ट घाटियां, जिस तरीके से आपकी नदियां हैं, नदियां बहती हैं और वी आकार की घाटी और आपके गोर्ज कैनियन बनाती है, उस तरीके से भी जो ग्राउंड वाटर है वो भी आपके धरातल के नीचे हुए बहता हुआ अनेक घाटियों का निर्माण करता है ना। कुछ दूरी पर प्रवाहित होते हैं, और जब ग्राउंड वाटर अपने धरातल के नीचे एक यू आकार की घाटी का निर्माण कर देना, जो ग्राउंड वाटर है धरातल के नीचे एक यू आकार की घाटी का जब निर्माण कर देता है, तो इस यू आकार की घाटी को ही कास्ट घाटी के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात करें भूमिगत जल की, अगर यू आकार, देखो यू आकार की घाटी कौन बनाता है? ग्लेशियर बनाते हैं। ठीक है, अगर एग्जामिनर पूछे भाई यू आकार की घाटी, तो आप आंसर करोगे ग्लेशियर यानी हिम नदी बनाते हैं। बट धरातलीय अगर एग्जामिनर पूछे कि धरातल के नीचे
जो ग्राउंड वाटर है जब वो यू आकार की घाटी का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तब आपको ऑप्शन में कास्ट घाटी देखने को मिलेगा। तो ये तीनों घाटियां भी आपको याद रखनी है। इसके बाद आपकी लास्ट रह गई है नंबर 11 लेपिज। लेपिज इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये एग्जाम में आ चुकी है। लेपिज भी भाई आपके किसके द्वारा बनती है, भूमिगत जल के द्वारा अपरदन से बनी ही लैंडफॉर्म है। इसमें क्या होता है लेपिज वाले में, तो लेपिज में मान लो यहाँ पर आपकी कोई चट्टान थी, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से मान लो ये आपकी कठोर चट्टान है और ये आपकी कोमल चट्टान है। पानी ऊपर से आ रहा है, पानी जो धरातलीय वाटर है वो ऊपर से आते 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 उसने इस कोमल चट्टान को काटना शुरू कर दिया और काटते काटते यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ पर जहाँ तक आपकी कोमल थी वहाँ तक काटा। तो इस प्रकार से काटते हुए, इस प्रकार से जो ग्राउंड वाटर है चट्टानों को काटते हुए कुछ इस प्रकार की संरचना बची रह जाती है, यानी जो सॉलिड जो रॉक है वो कट नहीं पाती। तो इस तरीके से आपकी एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक लैंडफॉर्म बन जाता है और इसे ही कहते हैं लेपिज। इसे किस नाम से जाना जाता है, लेपिज के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये होते हैं भाई लेपिज आपके। तो आई थिंक आपको 11 के 11 ये जितने भी लैंडफॉर्म है समझ में आ गए होंगे। ये सारे के सारे आपके ग्राउंड वाटर के द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म हैं। और एक बात बता दूं गाइस, ये आपकी फुल डिटेल अभी भी नहीं है। मैंने फुल कोशिश की है कि मैं आपको सब कुछ बता दूं, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। आप अगर इन सब चीज़ों को फुल डिटेल में और बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आपके अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। तो वहाँ पर जाकर आप इजीली तरीके से हर एक टॉपिक फुल डिटेल से पढ़ सकते हो। तो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन कीजिए। अब हम एक बार फिर से इन सबका रिवाइज कर लेते हैं इन 2 मिनट्स 2 मिनट्स में हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे विल्लीय रंध्र, छोटा सा गड्ढा होगा बिल्कुल उथला, बिल्कुल हल्का सा, तो उसे कहेंगे विल्लीय रंध्र, चट्टानों को अपने अंदर घोल लेता है धरातलीय जल। नेक्स्ट आता है घोल रंध्र। विल्लीय रंध्र को जब थोड़ा सा और अधिक गहराई तक धरातलीय वाटर अपने अंदर चट्टानों को घोल लेगा तो जो गड्ढा बनेगा उसे घोल रंध्र। डोलाइन की बात करें तो घोल रंध्र से थोड़ा बड़ा जब गड्ढा बनता है उसे डोलाइन कहते हैं। युवाला की बात करें 2 या 2 से अधिक डोलाइन जब आपस में मिल जाते हैं तब आपके युवाला बनते हैं। पोनार की बात करें तो ये एक सुरंगनुमा आकृति होती है, लैंडफॉर्म होता है, धरातलीय जल के द्वारा बनाया जाता है। कंदरा की बात करें तो जो सुरंगनुमा बनते बनते आगे चलकर एक बहुत बड़ी चूने की चट्टान आ जाती है, तो जिसे धरातलीय वाटर पूरी तरह से अपने पानी में घोल लेता है, अपर्दन कर देता है, तो एक गुफा का निर्माण होता है। और इसी गुफा का जो ऊपरी भाग है वो एक सॉलिड रॉक की तरह खड़ा रहता है जो एक पुल का काम करता है, जिसे प्राकृतिक पुल कहते हैं। पोलिय, राजकुंड और पोलजे की बात करें तो भाई युवाला से बड़ा साइज होता है जो, यानी युवाला 2 या 2 से अधिक युवाला जब आपस में मिलते हैं तो एक बहुत विशाल गर्त बनता है जिसे कहते हैं पोलिय, राजकुंड या पोलजे। चूरनकूट की बात करें तो ये आपके जो कठोर चट्टानें होती हैं उनके कुछ अवशिष्ट पार्ट होते हैं, इन्हें चूरनकूट कहते हैं। और युगोस्लाविया में भाई इसे हम्स कहते हैं, फ्रांस में इसे ब्यूट कहते हैं, इसको भी आप याद रखोगे। कास्ट घाटियां पढ़ाई, उसके बाद दस्ती निवेशिका, जैसे धरातल पर हमारी रिवर्स होती हैं, फिर वो कुछ पार्ट ऐसा आता है बड़े बड़े पत्थरों के नीचे रिवर गुम हो जाती है, उस तरीके से धरातलीय वाटर के साथ भी ये होता है और वहां पर भी धरातलीय पानी कभी कभी गायब हो जाता है जिसे दस्ती निवेशिका कहते हैं। शुष्क घाटी या अंधी घाटी, रेगिस्तान जैसे इलाकों में जहां अचानक से ज्यादा बारिश हो जाने से नीचे का जो धरातलीय जल है वहां पर पानी भर जाता है, बट वो कुछ टाइम के लिए होता है, तो इस प्रकार से बनी घाटियों को शुष्क घाटी या अंधी ब्लाइंड घाटी कहते हैं। कास्ट घाटी की बात करें तो जब धरातलीय वाटर धरातल के नीचे यू आकार के शेप की जो वैली बनाता है उसे कहते हैं आपकी कास्ट घाटी। नेक्स्ट आते हैं लेपिज। लेपिज आपके और कुछ नहीं होते भाई, कोमल और कठोर चट्टानों के बीच, कोमल जो आपकी सॉफ्ट रॉक होते हैं उसका तो अपर्दन आसानी से कर देता है ग्राउंड वाटर, बट आपकी सॉलिड जो रॉक्स हैं वो एक नुकीले पत्थरों की तरह खड़ी रह जाती हैं, तो इस प्रकार की आकृति को आपके लेपिज कहते हैं। तो गाइस ये थी आपकी क्या भूमिगत जल के अपर्दन द्वारा निर्मित सतला कृतियां। तो कैसी लगी आपको वीडियो, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो का पार्ट 2 करेंगे और उसमें हम निक्षेपण से बनी सतलाकृतियों को पढ़ेंगे, यानी भूमिगत जल के निक्षेपण से कौन कौन सी सतलाकृतियों का निर्माण होता है। तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट लगे, कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को मत भूलना भाई, स्टडी विद दीपा सैनी, उसके साथ भी मैक्सिमम जुड़िए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।